फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसएससी की नई वैकेंसी आई है जेई के लिए, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 2023 की नोटिफिकेशन है ये। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या एज लिमिट है और क्या फ़ीस है। ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये वैकेंसी निकली है वो जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए निकली है। इसकी जो ऑनलाइन सबमिशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 26/7 से लेकर के 16/8/2023 तक। उसके बाद जो इसका लास्ट डेट है टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो है 16/8 का। ठीक है। उसके बाद अगर आप जब फॉर्म भर लेते हैं और अगर इसमें किसी तरह की आपको दिक्कत आती है या आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आप वो ऑनलाइन पेमेंट देके कर सकते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 17/8/2023 से लेकर के 18/8/2023 तक, रात के 11 बजे तक। ठीक है। और जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का पेपर 1 का जो डेट रखा गया है वो रखा गया है अक्टूबर 2023। ठीक है। तो अक्टूबर 2023 की इसकी टेंटेटिव डेट है, बट जो एक्चुअल डेट आएगी वो आपको कुछ दिनों पहले ही नोटिफाइड कर दी जाएगी। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी सबसे पहले कौन कौन से जो पोस्ट है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी एज लिमिट क्या है। और जो भी एज लिमिट आएगी वो उसकी आएगी 1/8/2023 तक की। इस डेट को आप नोट कर लीजिए कि जो भी इसकी एज लिमिट है वो 1/8/2023 तक की है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एज लिमिट है, वो टाइम पीरियड है, वो है 16/8/2023। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट मार्क कर लीजिए। ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। इसमें भी जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन सिविल की है तो इसमें आपके पास या तो डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का या तो फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। उसके साथ ही इन्होंने 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें, जिसकी एज लिमिट होगी 30 साल। ठीक है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की है तो आपके पास या तो उसकी डिग्री होनी चाहिए या तो फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से। और इसमें भी आपको 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है। और इसकी भी एज लिमिट रखी गई है 30 साल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो CPWD डिपार्टमेंट है और जो CWC डिपार्टमेंट है, इसके अंदर, और ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा, ये जो तीन डिपार्टमेंट, मतलब बेसिकली ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, इसमें आपको चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और या तो बैचलर डिग्री हो, डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और सेंट्रल वाटर कमीशन की अगर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए है तो बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आपकी बस डिग्री या डिप्लोमा चाहिए और जिसकी एज लिमिट रखी गई है 30 साल। और वहीं पे CPWD की जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 32 साल। बट इन तीन डिपार्टमेंट में इन्होंने वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, जैसा कि BRO की केस में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं, अगर फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी है इसमें। जो जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए डिप्लोमा होना चाहिए और उसकी भी एज लिमिट रखी गई है 30 साल तक। और जो MES कैटेगरी के लिए रखी गई है उसमें वो है जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए रखी गई है उसमें डिग्री मांगा है उन्होंने। डिग्री के साथ 3 साल का डिप्लोमा भी मांगा है, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या तो फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, एज इन केस ऑफ BRO में जैसा उन्होंने मांगा था उसी तरह से MES कैटेगरी में भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो उसकी एज लिमिट है वो भी 30 साल की होनी चाहिए। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं MES में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और उसकी जो एज लिमिट होगी वो भी 30 साल तक की ही होगी। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं मिलिट्री और पोर्ट शिपिंग की। इसमें जो जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल की वैकेंसी निकली है और इसमें इन्होंने सिर्फ डिप्लोमा मांगा है, कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, और जिसकी एज लिमिट भी है वो 30 साल तक की ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन है NTRO, यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों की ही वैकेंसी निकली है। और इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, और जिसकी एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें वैकेंसीज को जो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से निकली है, तो BRO और MES कैटेगरी में आपके पास डिग्री के साथ साथ, डिग्री या डिप्लोमा जो भी है उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
और जो बाकी कैटेगरीज है उनमें आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब हम अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये तो थी बात हो गई थी ऑर्गेनाइजेशन की और उसकी क्वालिफिकेशंस की और एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है उसकी। अब हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज किस हिसाब से निकली है। तो बीआरओ कैटेगरी जो है, बीआरओ में जो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी निकली है वो निकली है 471 टोटल के लिए, और इसमें से जो यूआर कैटेगरी होगी उसमें 175 के लिए। इसी तरह से ये सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जो वैकेंसी निकली है वो टोटल निकली है 55 वैकेंसी। और उसी तरह से अगर हम बात करें सीपीडब्ल्यूसी की, तो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है वो निकली है 421 की, और फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की निकली है 124 की। इसी तरह से अगर हम सीडब्ल्यूसी की बात करें तो सिविल और मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी है वो है 188, और मैकेनिकल वालों के लिए है 23। ये मैं टोटल बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें तो फरक्का बैरेज की जो टोटल सीट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वो है 15, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है 6, और एमईएस कैटेगरी के लिए जो सिविल के लिए वैकेंसी बन रही है वो है 29, और एमईएस में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी बन रही है टोटल वो बन रही है 18। ठीक है। उसी तरह से अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग एंड वाटरवेज की बात करें तो सिविल वालों के लिए है 7, और उसी तरह से इसकी है फिर, और मैकेनिकल वालों के लिए है 1, और फिर सिविल वालों के लिए है 4 एनटीआरओ में। सारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो भी टेंटेटिव वैकेंसीज अभी तक डिस्प्ले हुई है उसके बारे में हमने बात कर ली। ओके। इस तरह से अगर हम देखें कि सारी ऑर्गेनाइजेशन मिला के, और अगर हम टोटल डिपार्टमेंट्स लाइक सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों का अगर हम एडअप कर लें तो जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है वो आ रही है 1324। इसमें से जनरल वालों के लिए होगी 623, और बाकी जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से है। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो नेशनलिटी है वो इंडियन, नेपाल, भूटान। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की, कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट की जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो इन्होंने क्रूशियल डेट रखा है वो रखा है 1/8/2023। सारी कैलकुलेशन आपकी एज की 1/8/2023 से पहले की होनी चाहिए। अब हम जैसा कि हमने देखा था पहले कि दो तरह की जो भी एज लिमिट रखी गई है, कि हम किसी किसी पोस्ट में 30 साल के लिए है तो किसी किसी पोस्ट में 32 साल के लिए। तो अगर आप 30 साल वाले कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और 1/8/2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अगर आपकी एज लिमिट 32 साल की है तो जो आपकी एज तो जो आपकी एज है वो 2/8/1991 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और 1/8/2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ओके। ये जो सारी एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए थी। इसमें अगर आपकी रिलैक्सेशन की बात कर लें तो जो SC/ST कैटेगरी है उसको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी को मिलेगा 3 साल का, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी में भी जो जनरल कैटेगरी है उनको मिलेगा 10 साल का, और अगर आप पीडब्ल्यूडी में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिलेगा 13 साल का। पीडब्ल्यूडी में अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो मिलेगा आपको 15 साल का। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो रखी गई है 100 रुपये। ओके, 100 रुपये रखी गई है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो SSC के आपके नियर बाई जो भी रीजन है उसके थ्रू मिले जाते हैं, और बहुत सारे सेंटर होते हैं, तो इसकी तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट निकल की चीज़ आती है वो आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो है पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 का जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, OMR बेस्ड नहीं होगा, और इसके जो सेक्शन होंगे वो पेपर 1 के 3 सेक्शन होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस का, और तीसरा जो सेक्शन होगा वो जनरल इंजीनियरिंग का होगा। जनरल इंजीनियरिंग में भी इसके 3 पार्ट हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको वो पार्ट ऑप्ट करना है। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। सेम जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, और जनरल इंजीनियरिंग में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और इसका जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो 2 घंटे का होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात कर लें पेपर 2 की, तो पेपर 2 का जो क्वेश्चन होगा वो 100 का होगा, और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होगी वो होगी 300 की, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, और इसकी भी ड्यूरेशन होगी आपको 2 घंटे की। पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेट किए जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है कि हर क्वेश्चन में ये जो दोनों पेपर हैं वो दोनों के दोनों मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और इसकी जो होगी वो निगेटिव मार्किंग होगी जो कि होगी 1/3।
ठीक है, 1/3 के आसपास की इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए नहीं, पेपर 2 के लिए आपको अपना जो भी है स्टीम टेबल या कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, और ऐसी कोई भी चीज़ आप पेपर 1 के लिए नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, यानी बेसिकली पेपर 2 के लिए आपको कैलकुलेटर और स्टीम टेबल वगैरह अप्लाई आप ले जा सकते हैं, लेकिन पेपर 1 के लिए आपको नहीं ले जाना है। पेपर 1 और पेपर 2 के जब भी एग्जामिनेशन हो जाएंगे तो उनकी टेंटेटिव आंसर की जो है वो उनकी वेबसाइट पे आ जाएगी। और अगर आपको इसमें से ठीक है, उसके बाद ये जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बेस्ड होगा। और जाहिर सी बात है कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो इसकी मार्किंग की प्रोसेस होगी वो नॉर्मलाइज बेसिस पे होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिकेटिव सिलेबस की। तो इंडिकेटिव सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, अगर हम बात करें इसकी जनरल इंजीनियरिंग की, तो देखिए जनरल इंजीनियरिंग में जैसे कि मैकेनिकल की अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ पे सीधा लिख दिया थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन। अब थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन तो खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर इन्होंने नहीं लिखा कि इसके अंदर में क्या चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी। तो बेसिकली ये यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट हो या चाहे पेपर 2 का पार्ट हो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात अलग है, बट जो सिलेबस है वो ओवरऑल जनरल इंजीनियरिंग का, पेपर 1 का और पेपर 2 का ऑलमोस्ट ही सेम होने वाला है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे तो बताया है, अगर हम थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत डिफाइन किया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं आईसी इंजन के। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो रैंकाइन साइकिल की बात करी इन्होंने, बॉयलर, और ये पावर प्लांट सेक्शन में आ गया बॉयलर एंड क्लासिफिकेशन। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ी बहुत, इन्होंने स्टीम टर्बाइंस को भी ले लिया है, तो थर्मल को इन्होंने थोड़ा बहुत स्पेसिफाई किया है। बट अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिज़ाइन की, तो उन्होंने कोई वो नहीं किया है कि क्या आएगा नहीं आएगा। तो बेसिकली ये पूरा सिलेबस ही हमें देखना पड़ सकता है। ठीक है, उसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की। तो पार्ट 2 का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है ये आ गया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने देखिए कि थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिज़ाइन के सिलेबस को बताया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन आएगा, फ्लाई व्हील आएगा, फिर अगर हम बात करें बेल्ट ड्राइव्स आएंगी, उसके बाद क्लच गियर, और फिर गवर्नर, कैन, रिवेट एंड कॉलर एंड पिवट। तो इन्होंने ये पूरी तरह से मेंशन कर दिया यहाँ पे कि थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिज़ाइन में क्या क्या आएगा। उसी तरह से अगर हम बात कर लें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बेंडिंग, स्ट्रेस, स्ट्रेन। उसके बाद अगर हम बात करें तो बकलिंग ऑफ कॉलम्स, यूलर्स एंड रैंकाइन थ्योरीज, प्रेशर वेसल्स। ठीक है, यानी कि जो भी जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की वो आएंगी। थर्मल इंजीनियरिंग को भी बहुत ही बखूबी उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, तो उन्होंने वहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा था पार्ट 1 में, यहाँ पे उन्होंने पूरा स्पेसिफाई कर दिया है पेपर 2 में क्या क्या कर सकते हैं। रैंकाइन साइकिल, तो इससे आपको ये आइडिया लग सकता है कि जो पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो मेरा जो सजेशन, तो वैसे तो जो मेरा जो व्यू है वो तो फिलहाल ये बन रहा है कि आप पार्ट 2 के हिसाब से ही इसकी तैयारी करें, तो आपका जो पार्ट 2 में अगर आप सारी चीज़ें अगर पूरे सिलेबस पढ़ के जाओगे तो पार्ट 1 के जो जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सेक्शन आ गया, और हाइड्रोलिक टर्बाइंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। और यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील में जो पार्ट 1 में मैं सोच रहा था मटेरियल साइंस की सेक्शन है, यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील में पूरा प्रोडक्शन ही ले लिया। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि आप पार्ट 1 का जो सिलेबस हो या पार्ट 2 का जो ओवरऑल सिलेबस हो, तो पार्ट 2 के पार्ट पेपर 2 के जो सिलेबस है उसको फॉलो करें, पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाएँ, सो डैट कि जो आपका जनरल इंजीनियरिंग पार्ट है वो इजीली कवर हो सके। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने मैकेनिकल की कही, तो यही चीज़ें इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों पे भी एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें क्या करना है, एडमिट कार्ड जब भी आएगा तो बेसिकली आपको एक ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी कार्ड लेके जानी है, और उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट भी आपको लेके जाने हैं। ठीक है, और जो वैलिड आईडी है वो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, ये सब। ओके, और तो फिलहाल इसमें कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से कोशिश की कि इस बड़े एडवर्टीजमेंट को छोटे में कॉन्साइज वे में आपको बताने की कोशिश की है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो और अदर स्टूडेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।